आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं और हम बात कर रहे हैं 9th और मैट्रिक के फिजिक्स के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स, और ये इस चैप्टर की 3rd वीडियो है। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के आखिर में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 4.2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक है, मोशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी विदाउट, आंसर है इसका फोर्स। सो मोशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी विदाउट फोर्स। नंबर 2, नो मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी स्टॉप्ड विदाउट अप्लाइंग, आंसर है इसका फोर्स। नो मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी स्टॉप्ड विदाउट अप्लाइंग फोर्स। Number 3 है, the property of the matter by virtue of which it resists any attempt to change its state of rest or of uniform motion is called inertia। तो हम जानते हैं कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज करने में हमेशा रेजिस्ट करता है और उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। Number 4, when an external force acts upon a body then it produces and dash in the body in its own direction, आंसर इसका एक्सेलरेशन। ये बात जानते हैं, ये भी कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। नंबर 5, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज डैश प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, आंसर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन और जो एक्सटर्नल फोर्स रहेगी उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, अगर फोर्स ज़्यादा लगेगी तो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। नंबर 6, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। तो किसी भी बॉडी में जो क्वांटिटी होगी उसके मैटर की वो क्या कहलाएगी, वो मास कहलाएगी। नंबर 7, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड डैश ऑफ द बॉडी, इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। हम जानते हैं कि बॉडी का वेट हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ ही होता है। नंबर 8, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, दीज आर डैश इन मैग्नीट्यूड बट डैश इन डायरेक्शन। So according to the third law of motion, every action has a reaction, these are equal in magnitude but opposite in direction. Number 9, the product of mass and velocity is called momentum. Momentum is the product of mass and velocity. Number 10, when one body slides over the surface of another body, then unevenness of the surface results in dash that causes the obstruction in the motion of the body. इसका आंसर है फ्रिक्शन। हम जानते हैं फ्रिक्शन या रगड़ क्या कुवत होती है कि जब दो बॉडीज आपस में स्लाइड करते हैं तो उनकी अनइवननेस या उनकी गैर चिकनाहट या उनकी सरफेस में उभार या उनकी सरफेस में जो रफनेस होती है जिसकी वजह से वो दोनों की सरफेस की मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन होती है और ऑब्स्ट्रक्शन आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। नंबर 11, रोलिंग फ्रैक्शन इज मच डैश देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। हम जानते हैं कि रोलिंग फ्रैक्शन जो है वो लेस होती है या कम होती है स्लाइडिंग फ्रैक्शन से, सो रोलिंग फ्रैक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है 4.3, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। Number 1, by applying equal force on a sphere of plastic and iron of equal volume, greater acceleration is produced in the plastic sphere because its mass is, option है more, less, more but mu is less, less but mu is more, and correct answer is less because प्लास्टिक की जो बॉल है उसका मास कम होने की वजह से उस पर कम फोर्स नतीजे में ज़्यादा एक्सेलरेशन जो है वो अचीव कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डैश। यहाँ ऑप्शन है न्यूटन, किलोमीटर, मीटर, और हम जानते हैं कि इन तीनों यूनिट में से कोई भी यूनिट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेरिंग बिकॉज दे डैश। ऑप्शन नंबर 1, मेक द सरफेस प्लेन, option number 2, make the surface grassy, option number 3, convert sliding friction into rolling friction, number D, have no friction of their own. Question number 5 है, if the force acting on a body is doubled then the acceleration produced is, option number A 1/2, option number B 1/4, option number C doubled, and option number D quadrupled. और correct answer is doubled.
क्यों? हम जानते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाएगी और फोर्स अगर डबल कर दी जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Number 6. When a horse pulls a wagon, the force that causes the horse to move forward is the dash force. Option number A, he exerts on the wagon. Option number B, the ground exerts on him. Option number C, the wagon exerts on him. Option number D, the wagon exerts on the ground. And correct answer is B, the ground exerts on him. जब भी किसी पे फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन ही वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को आगे चलने में मदद करती है। यकीनी तौर पे जब वो घोड़ा आगे की तरफ चल रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा? पुल कर रहा है वैगन को, तो ओरिजिनली वो फोर्स किस पे है? वो रगड़ की कुव्वत है, इसकी वजह से घोड़ा आगे बढ़ पा रहा है और घोड़े के साथ क्योंकि अटैच है वैगन, लिहाजा क्या कर रहा होगा? मूव फॉरवर्ड हो रहा होगा। Question number 7. Which is the best approximation of the weight on an object of mass 800 gram? Option number A, 88 Newton. Option number B, 18 Newton. Option number C, 8 Newton. Option number D, 0.8 Newton. Option number E, 0.08 Newton. और option number F, 7.840 Newton. And correct answer is 18 Newton. उसकी वजह ये है कि हम ये बात जानते हैं W is equal to mg होता है। तो वेट बराबर किसके होता है? मास इनटू ग्रेविटेशन फोर्स के होता है। ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो तकरीबन हम ले लेते हैं 10 के करीब। नतीजे में क्या हो गया? हमारे पास जो वेट आएगा वो कितना होगा? तकरीबन 80 न्यूटन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4.4, पिक आउट ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। एंड करेक्ट आंसर इज ट्रू। हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। Number 2, the acceleration produced in a body under the influence of an external force is inversely proportional to the applied force. And correct answer is false. क्योंकि हम जानते हैं कि acceleration और external force का जो relation है वो है directly proportional का। Number 3, mass is a vector quantity whereas weight is a scalar quantity. And answer is false because हम जानते हैं कि mass एक scalar quantity है जबकि weight एक vector quantity है और weight की direction हमेशा center of the earth की तरफ होती है। Number 4, friction is a self-adjusting force which is equal to but in the opposite direction of the applied force just before the motion begin. Answer is true because हम जानते हैं कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है और जैसे जैसे हम फोर्स लगाते जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी फ्रिक्शन वैसे ही बढ़ती रहती है और उस वक्त तक बढ़ती रहती है जब तक वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल चलने के या मूव करने के करीब ना पहुंच जाए। Number 5, the maximum force of the friction is called limiting friction and answer is true. हम जानते हैं जब तक के maximum force जो फ्रिक्शन लगा रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। Number 6, the value of the limiting friction is inversely proportional to the normal reaction. Answer is false because हम जानते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के लिहाज से होती है, नॉर्मल रिएक्शन पे बेस नहीं करती। Number 7, had there been no friction, it would not have been possible to set a body in a motion or to stop a moving body. Answer is true. Exactly ऐसे ही अगर मोशन नहीं होगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ना रुकी ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं और ना मूव करते ऑप्शन को हम रोक सकेंगे। Number 8, the biggest disadvantage of the friction is that some energy is continuously being lost due to friction between some parts. And answer is true. फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा होता है? फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, तो मुसलसल फ्रिक्शन उस मूवमेंट को रेजिस्ट करती है या रोकने की कोशिश करती है। Number 9, the value of the coefficient of friction depends upon the nature of the surface in contact. And answer is true because कोफिशिएंट लगता ही उस वक्त है, अप्लाई होता है जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हों। Number 10, it is wrong to say that mass is measure of inertia. False, क्योंकि मास ही इनर्शिया को डिफाइन करता है। अब बारी है प्रॉब्लम्स की, तो इस चैप्टर के आखिर में दिए हुए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। 4.1 गिवन है हमें, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 900 kg व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। तो सवाल क्या पूछा गया है? हमसे एक्सेलरेशन निकालने कहा गया है जबकि बताया गया है कार का मास 900 किलोग्राम है जबकि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है वो 2700 न्यूटन की हो रही है। सॉल्व करते हैं इसको, डाटा बनाते हैं। पहले डाटा क्या दिया हुआ है? मास ऑफ द कार गिवन है m इज इक्वल टू 900 kg। नेक्स्ट अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू 2700 न्यूटन हमें गिवन है और हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन A मालूम करें। सोल्यूशन,
According to the Newton's second law of motion, we know that F is equal to ma. F 2700 न्यूटन हमें गिवन है, while मास 900 भी हमें गिवन है, और एक्सेलरेशन ए हमसे पूछा गया है. सो ए इज इक्वल टू 2700 न्यूटन डिवाइड बाई 900 किलोग्राम. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 3 मीटर per second square. Problem number 4.2. A car of mass 1000 kg traveling at 72 km per hour is uniformly brought to rest over a distance of 40 meter. तो एक कार है जिसका मास हमें गिवन है 1000 किलोग्राम और वो चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब वो रेस्ट में आती है और रेस्ट में आने तक उसको डिस्टेंस जो कवर करेगी वो कवर करेगी 40 मीटर का. तो दो चीज़ें पूछी गई हैं. फाइंड नंबर ए द एवरेज एक्सेलरेशन. तो एक तो हमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है. बी द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, और हमसे वो फोर्स पूछी गई है जो ब्रेक की सूरत में उस कार पे लगी है. सॉल्व करते हैं इसको. सबसे पहले डाटा बनाएंगे. मास ऑफ कार गिवन है 1000 किलोग्राम. इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वी आई इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर. हम जानते हैं एस आई यूनिट मीटर पर सेकंड है, सो हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में. तो क्या करना पड़ेगा, 72 हमें किलोमीटर गिवन था, लिहाजा हमें 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और ये आवर्स में गिवन से डिवाइड करेंगे उसको 3600. रिजल्ट आएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड. सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार वी आई इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी वी एफ, क्योंकि गाड़ी रेस्ट में आई है लिहाजा वी एफ क्या होगा, 0 होगा. डिस्टेंस कवर्ड एस इज इक्वल टू 40 मीटर हमें गिवन है. फाइंड, दो चीज़ें पूछी गई हैं. नंबर ए एवरेज एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है, एंड बी एवरेज ब्रेकिंग फोर्स एफ फाइंड करना है. सॉल्व करते हैं इसको. नंबर ए के लिए फॉर एवरेज एक्सेलरेशन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. हमारे पास इक्वेशन है मोशन की, यूज करेंगे इसको. 2 फार्मूले का पार्ट है. ए हमें फाइंड करना है. एस हमें गिवन है 40, जबकि फाइनल वेलोसिटी 0 में गिवन है, और इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हमें गिवन थी. फार्मूले में पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 2a40 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर. लेफ्ट साइड पे 40 इंटू 2 80a, एंड देन राइट साइड पे 0 स्क्वायर 0 होता है, माइनस फार्मूले का पार्ट था, और 20 का स्क्वायर 400 होता है. सो a इज इक्वल टू माइनस 400 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एवरेज डिसलेरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस साइन बता रही है कि ये एक डिसलेरेशन फोर्स है जो कि गाड़ी को की स्पीड को कम कर रही है, बढ़ा नहीं रही. पार्ट बी सॉल्व करते हैं. द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ. वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए होता है. एफ मालूम करना है. मास हमें गिवन था 1000, एक्सेलरेशन हमने भी फाइंड किया है -5, पुट करेंगे फार्मूले के अंदर. सो 1000 मल्टीप्लाई बाय -5 इक्वल टू -5000 न्यूटन. द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स इज -5000 न्यूटन. द नेगेटिव साइन टेल दैट द फोर्स इज अपोजिंग द मोशन. तो ये माइनस साइन बता रहा है कि अप्लाइड फोर्स जो है वो मोशन को अपोज कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 4.3 सॉल्व करते हैं. सवाल है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड penetrates into a bag of sand and is uniformly brought to rest in 0.05 सेकेंड. सवाल ये पूछा गया है हमसे कि 50 ग्राम की बुलेट है जो ट्रैवल कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और उसके बाद ये एक सैंड की मतलब रेत के थैले के अंदर दाखिल होती है और आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट में आ जाती है 0.05 सेकेंड का टाइम गुजरने के बाद. फाइंड हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड. हमसे ये पूछा गया है नंबर ए कि बुलेट जो है वो उस रेत के थैले में कितना अंदर तक दाखिल हो जाएगी, कितना पेनिट्रेट करेगी. बी द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड, और जो रेत है उसने कितनी फोर्स लगाई होगी. सॉल्व करते हैं इसको. सबसे पहले डाटा बनाएंगे. डाटा बनाएंगे हमें गिवन है मास ऑफ बुलेट m इज इक्वल टू 50 ग्राम, एंड वी नो दैट कि एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम है. सो वी हैव टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम. हम जानते हैं किसी भी स्मॉल यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो 50 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.05 किलोग्राम. सिमिलरली हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वी आई इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, एज वेल एज फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि उस सैंड के बैग में जाकर बुलेट जो है वो रुक जाती है. टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट इज 0.05 सेकेंड. हमें गिवन है कि रेत के अंदर जब दाखिल होगा सैंड तो
हमें गिवन है कि 0.05 सेकेंड के टाइम के बाद जो है वो बुलेट रुक जाएगी। फाइंड तो पूछा गया है नंबर 1 डिस्टेंस पेनिट्रेटेड बाय बुलेट एस, रेत के उस बैग में बुलेट कितनी अंदर दाखिल हुई है वो हमसे पूछा गया है एस, एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड, उस रेत ने उस बुलेट पे कितनी फोर्स लगाई, मतलब एफ हमसे पूछा गया है। नंबर ए टू फाइंड डिस्टेंस पेनिट्रेटेड बाय बुलेट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, तो हमें पहले से ही मालूम करना होगा कि एक्सेलरेशन कितना है, हमें मालूम करने के लिए कि कितना जो है वो बुलेट ने रेत के अंदर पेनिट्रेट किया है। सो वी नो दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, हमें ए फाइंड करना है तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, वैल्यूज पुट करेंगे, हमें गिवन है वी एफ इज इक्वल टू 0 है, वी आई की वैल्यू 15 है एंड टाइम इज 0.05 सेकेंड दिया गया है, सो ए इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 0.05 एंड ए इज इक्वल टू माइनस 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें जो एक्सेलरेशन आया वो आया माइनस 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछा गया है यूजिंग द अबव एक्सेलरेशन अप्लाइंग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड द डिस्टेंस पेनिट्रेटेड। वी नो दैट 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, हमें s मालूम करना है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, वैल्यूज पुट करेंगे, हमें गिवन है वी एफ की वैल्यू 0, वी आई इज इक्वल टू 15 एंड 2 पार्ट ऑफ फार्मूला है, वाइल a की वैल्यू माइनस 300 है, हमने कैलकुलेट की है। सो इक्वेशन बन जाएगी s इज इक्वल टू माइनस 225 डिवाइडेड बाय 600, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड a इज इक्वल टू 0.375 मीटर, द डिस्टेंस पेनिट्रेटेड इज 0.375 मीटर, तो बुलेट जो है वो 0.375 मीटर पेनिट्रेट करेगी सैंड के बैग में। पर पूछा गया है टू फाइंड एवरेज एक्सर्टेड फोर्स अप्लाइंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वी नो द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, स्टेट दैट F इज इक्वल टू, we know that the second law of motion F is equal to ma, वैल्यूज पुट करेंगे, मास हमें गिवन है 0.05 किलोग्राम, एक्सेलरेशन में कैलकुलेट किया है माइनस 300, सो फोर्स इज इक्वल टू माइनस 15 न्यूटन, द एवरेज एक्सर्टेड फोर्स इज माइनस 15 न्यूटन, द नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स इज अपोजिंग द मोशन। तो यहाँ पे हमने निकाली कि जो सैंड जो रेत है वो फोर्स लगा रही होगी बुलेट के ऊपर, यानी कि उसको रुकने में मजबूर कर रही होगी, वो होगी 15 न्यूटन की, और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो उसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। और नंबर 4.4, अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी फॉर 4 सेकेंड एंड द बॉडी एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। हमें बताया गया है कि एक 120 न्यूटन की फोर्स एक ऐसी बॉडी पर लगती है जो कि रुकी हुई थी और तकरीबन 4 सेकंड के बाद वो बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है 36 मीटर पर सेकंड। पूछा ये गया है हमें से कि बताइए उस बॉडी का मास कितना होगा। सॉल्व करते हैं, सभी डाटा बनाएंगे, हमें गिवन है F इज इक्वल टू 120 न्यूटन, देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी वी आई इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है क्योंकि वो बॉडी रेस्ट में थी, देन फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 36 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है, एज वेल एज टाइम भी दिया गया है हमें 4 सेकेंड का। सो मास ऑफ द बॉडी हमसे पूछी गई, हमें m कैलकुलेट करना है। टू फाइंड मास ऑफ द बॉडी फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट्स एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमसे कहा गया है कि मालूम करें मास, लेकिन सबसे मास मालूम करने पहले हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा उसका एक्सेलरेशन। हम जानते हैं न्यूटन लॉ के तहत फार्मूला है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई राइट साइड से लेफ्ट पे चला जाएगा तो बन जाएगी इक्वेशन वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, हमें ए कैलकुलेट करना है, सो इक्वेशन हो जाएगी ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, वैल्यूज हमें गिवन है, पुट करेंगे, वी एफ हमें गिवन था 36 माइनस वी आई इज इक्वल टू 0 एंड टाइम इज इक्वल टू 4 हमें गिवन है, सो एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूजिंग द एक्सेलरेशन टू फाइंड द मास ऑफ द बॉडी, जो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया इस एक्सेलरेशन की मदद से हम बॉडी का मास मालूम करेंगे। तो वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, सो एम इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स हमें गिवन है 120, एक्सेलरेशन में कैलकुलेट किया है 9, सो मास इज इक्वल टू 13.33 kg, द मास ऑफ द बॉडी इज 13.33
4.33 किलोग्राम। प्रॉब्लम नंबर 4.5 सॉल्व करते हैं। अ गन ऑफ मास 20 किलोग्राम फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। एक गन है जिसका मास 20 किलोग्राम है, फायर करती है एक बुलेट को और बुलेट का मास 50 ग्राम था और नतीजे में बुलेट की वेलोसिटी हो जाती है 200 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। हमसे पूछा गया है कि गन की रिकॉइल की वेलोसिटी क्या होगी। सॉल्व करते हैं। डेटा में गिवन है मास ऑफ द गन इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 20 किलोग्राम, मास ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 50 ग्राम। हम जानते हैं ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है, कन्वर्ट करेंगे इसको किलोग्राम में, सो डिवाइड कर देंगे 1000 से तो हमें हासिल होगा 0.05 किलोग्राम। स्पीड ऑफ द बुलेट बिफोर फायर u2 इज इक्वल टू 0 थी क्योंकि बुलेट क्या थी, रुकी हुई थी गन के अंदर। एंड स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर फायर v2 इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। स्पीड ऑफ द गन बिफोर फायर करने से पहले गन भी रुकी हुई थी, लिहाजा गन का जो स्पीड होगी वो भी u1 इज इक्वल टू 0 होगी। स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन v1 हमें कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायर इज m1 u1 प्लस m2 u2। वैल्यूज पुट करेंगे। m1 की वैल्यू हमें गिवन है, मतलब m हमने मास लिया था गन का, तो गन का मास 20 kg इंटू उसकी वेलोसिटी 0 थी, प्लस बुलेट का मास 0.05 किलोग्राम इंटू उसकी वेलोसिटी भी क्या थी, फायर करने से पहले 0 थी। सो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायर m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ m1 जो है वो गन का मास है और v1 गन की वेलोसिटी है, m2 बुलेट का मास है और v2 बुलेट की वेलोसिटी है। हमें गिवन है m1 गन का मास 20, v1 हमें कैलकुलेट करना है, प्लस बुलेट का मास 0.05 गिवन है हमें और बुलेट की वेलोसिटी 200 हमें गिवन है। सो 20 v1 प्लस 0.05 इंटू 200, यानी इक्वेशन बन जाएगी 20 v1 प्लस 10। So according to the law of conservation of momentum, total momentum before fire is equal to total momentum after fire। पुट करेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। वैल्यूज निकाल चुके हैं हम। टोटल मोमेंटम बिफोर फायर 0 आया था हमारे पास, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर आया हमारे पास 20 v1 प्लस 10। हमें v1 कैलकुलेट करना है, सो 10 राइट साइड से लेफ्ट पे चल जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी -10 इज इक्वल टू 20 v1। v1 कैलकुलेट करना है, v1 इज इक्वल टू -10 अपॉन 20, देन v1 इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या होगी, रिकॉइल की स्पीड गन की कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड। द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट, और यहाँ पे माइनस साइन शो कर रहा है कि रिकॉइल की जो डायरेक्शन होगी वो बुलेट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। प्रॉब्लम नंबर 4.6, एन एम्प्टी ट्रक वेट 4000 न्यूटन, इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक खाली ट्रक है जिसका वजन है 4000 न्यूटन, इसका इंजन प्रोड्यूस कर सकता है तकरीबन 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन। इफ द ट्रक इज लोडेड विद 2000 न्यूटन, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन द इंजन कैन प्रोड्यूस। अब अगर ट्रक के ऊपर मजीद 2000 न्यूटन का लोड डाल दिया जाए तो पूछा ये क्या है, बताइए उसका इंजन कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। सॉल्व करते हैं। डेटा बनाते हैं पहले। डेटा हमें गिवन है मास ऑफ एम्प्टी ट्रक इज इक्वल टू m1 इक्वल टू 4000 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ एम्प्टी ट्रक a1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें गिवन है। लोड ऑन ट्रक m2 इज इक्वल टू 2000 न्यूटन। देन एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विद लोड af हमसे पूछा गया है। सॉल्व करते हैं। टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ लोड ट्रक, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ एम्प्टी ट्रक। तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू m1 a1, मतलब एम्प्टी ट्रक का मास और एम्प्टी ट्रक का एक्सेलरेशन। So F is equal to 4000 multiplied by 1, so F is equal to 4000 Newton. Then the total load of truck MF is equal to mass of empty truck plus load. टोटल लोड जो हो जाएगा उस ट्रक के ऊपर वो उसके एम्प्टी ट्रक का वजन प्लस जो उस पर लोड ऐड किया गया है। सो मास ऑफ एम्प्टी ट्रक
4000 था, जबकि लोड उसमें डाला गया है 2000 का। सो टोटल लोड ऑफ ट्रक MF इज इक्वल टू 6000 न्यूटन। सो F इज इक्वल टू MF इंटू AF। यहाँ पे MF से मुराद लोडेड ट्रक का मास है और AF से मुराद लोड ट्रक की एक्सेलरेशन है। हमें गिवन है F इज इक्वल टू 4000 कैलकुलेट कर चुके हैं। सो मास हमें मालूम कर लिया है 6000 इंटू AF में कैलकुलेट करना है। सो AF इज इक्वल टू 4000 डिवाइड बाई 6000, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.666 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। With the load, the truck engine can produce 0.666 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रक पे लोड भी डाल दिया जाएगा तब उसका इंजन सिर्फ 0.666 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ही एक्वायर कर सकता है। Problem number 4.7, two bodies A and B are attached to the end of the string which passes over a pulley so that they hang vertically। तो दो बॉडीज हैं A and B और क्या वो भी एक स्ट्रिंग से जुड़ी हुई हैं और दोनों के दोनों एक पुली के ऊपर से क्रॉस हो रही हैं वर्टिकली। If the mass of the body B is 4 kg, find mass of the body A which moves up with the acceleration of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ कहा गया है कि अगर एक बॉडी B है जिसका वजन तकरीबन 4 किलोग्राम है और बॉडी A का मास मालूम करना है जो कि मूव कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में और उसकी एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि यहाँ पे G की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। डाटा बनाएंगे इसका। मास ऑफ बॉडी A M1 हमसे पूछा गया है, मास ऑफ बॉडी B इज इक्वल टू M2 हमें गिवन है 4 kg, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी A इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें गिवन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द वर्टिकल मूविंग बॉडीज इज, जो वर्टिकल बॉडी मूव कर रही है हम जानते हैं अगर एक बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होगी तो उसी एक्सेलरेशन से दूसरी बॉडी नीचे की तरफ आ रही होगी। A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। सो M1 प्लस M2 डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, इक्वेशन बन जाएगी M1 प्लस M2 होल मल्टीप्लाई बाई A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 होल मल्टीप्लाई बाई G। अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन A को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर और G को भी मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड पे ब्रैकेट के अंदर, तो इक्वेशन बन जाएगी M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M1G माइनस M2G। देन हम M1 एक तरफ कर लेंगे और M2 एक तरफ कर लेंगे तो बन जाएगा क्या हमारे पास M2A प्लस M2G इज इक्वल टू M1G माइनस M1A। देन लेफ्ट साइड से M2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा A प्लस G इक्वल टू राइट साइड से हम M1 कॉमन लेंगे तो जवाब आएगा M1 इंटू G माइनस A। देन हमें M1 कैलकुलेट करना है, लिहाजा M1 को अगला छोड़ देंगे, G माइनस A M1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहेंगे, लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी M1 इज इक्वल टू M2 इंटू A प्लस G डिवाइड बाई G माइनस A। वैल्यूज हमें पता है, पुट कर देंगे। M2 में 4 गिवन है, पुट किया हमने, एक्सेक्शन हमें गिवन है 0.5 प्लस G की वैल्यू 10 कांस्टेंट होती है, पुट किया हमने, डिवाइड बाई 10 माइनस 0.5। देन 4 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 9.5, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 42 डिवाइड बाई 9.5। देन M1 इज इक्वल टू 4.42 किलोग्राम। मास ऑफ द बॉडी A इज 4.42 किलोग्राम। तो जो दूसरी बॉडी है उसका मास कितना आएगा यहाँ पास 4.42 kg। न्यूमेरिकल नंबर 4.8 सॉल्व करते हैं। अ रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक ऑफ मास 4 kg रेस्ट एट द टॉप ऑफ द मेटल सरफेस। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका मास 4 kg है, वो एक क्या हुआ है, एक मेटल सरफेस के ऊपर रुका हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड द मेटल सरफेस इज 0.2 और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बॉक्स और मेटल के दरमियान 0.2 है। व्हाट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक। हमसे पूछा है कि ये बताइए कि अगर एक फोर्स लगानी है जो कि उसके पैरेलल लगाई जाए सरफेस के, तो कम से कम कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी जब कहीं जाके वो ब्लॉक अपनी जगह से मूव कर सकेगा। डेटा बनाते हैं। मास ऑफ मेटल ब्लॉक इज इक्वल टू 4 kg हमें गिवन है, तो M की वैल्यू 4 kg आ गई। देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम जानते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, वैल्यू गिवन है 0.2। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G की वैल्यू गिवन है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड फोर्स हमसे पूछी गई है। सो वी नो दैट F इज इक्वल टू म्यू आर। नॉर्मल रिएक्शन R इज ऑलवेज इक्वल टू वेट। हम जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन R बराबर होता है किसके, वेट के।
सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर रिप्लेस हो जाएगा वेट से और इक्वेशन बन जाएगी एफ इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। वी नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तो वैल्यूज पुट करेंगे। एम की वैल्यू, मास की वैल्यू 4 गिवन है हमें, क्यू की वैल्यू 10 यूनिवर्सल कांस्टेंट है, देन 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पास फोर्स इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू था, म्यू की वैल्यू 0.2 गिवन है और डब्ल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 40, तो एफ इज इक्वल टू 0.2 इंटू 40, देन एफ इज इक्वल टू 8 न्यूटन। द फोर्स नीडेड टू मूव द ब्लॉक इज 8 न्यूटन। तो हमें उस ब्लॉक को हरकत देने के लिए कम से कम 8 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड होगी। इस वीडियो से मुताबिक आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और ये बताइए कि मजीद कौन कौन से टॉपिक और न्यूमेरिकल्स में आपको हमसे हेल्प रिक्वायर्ड है। हमारी वेबसाइट विजिट करने के साथ साथ हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब और लिंक्डइन पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।